आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस बुक से चैप्टर डेमोक्रेसी के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रही है। हेडिंग है रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। बच्चों, इस हेडिंग का मतलब है डेमोक्रेसी में मीडिया की क्या भूमिका होती है। यानी मीडिया केवल न्यूज़ दिखाने का काम नहीं करता बल्कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाता है, उनकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाता है और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं। लिखा है कि आज के समय में मीडिया हमारी डेली लाइफ का एक इंटीग्रल यानी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। मीडिया दुनिया भर में होने वाले डेवलपमेंट्स यानी नई घटनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाता है। साथ ही यह मासिस यानी आम लोग की आवाज़ भी बनता है और उनकी समस्याओं को सामने लाता है। न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लोगों से जुड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज को सामने लाते हैं। इसके बाद सही एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म के जरिए से इन समस्याओं के समाधान में भी योगदान देते हैं। क्योंकि मीडिया लोगों की आवाज़ की रक्षा करता है और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को मजबूत बनाए रखने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, इसीलिए मीडिया को अक्सर डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। बच्चों, अब हम डेमोक्रेसी के अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हर देश में डेमोक्रेसी का तरीका एक जैसा नहीं होता। अब इस चैप्टर में हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है। पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोग खुद सीधे गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट फैसलों में भाग लेते हैं। लिखा है सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मोस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इस प्रकार की डेमोक्रेसी में सिटीजन्स यानी नागरिक ज़्यादातर इम्पोर्टेंट फैसलों में सीधे भाग लेते हैं। इसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की कुछ फीचर्स भी देखने को मिलती हैं। बड़े देशों में इस तरह की डेमोक्रेसी को लागू करना काफ़ी कठिन होता है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग खुद शासन नहीं करते बल्कि अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उनकी ओर से गवर्नमेंट चलाती हैं। इसमें लिखा है कि लोग वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। इस प्रकार की डेमोक्रेसी में लोग सीधे गवर्नमेंट को नहीं चुनते। यहां समय समय पर इलेक्शंस कराए जाते हैं। गवर्नमेंट अपने कामों के लिए जनता के प्रति अकाउंटेबल यानी जवाबदेही होती है। इसका एग्जाम्पल है इंडिया। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेही होती है। लिखा है इसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में कि इस तरह की व्यवस्था में एग्जीक्यूटिव के सदस्य लेजिस्लेचर का भी हिस्सा होता है। एग्जीक्यूटिव अपने कामों के लिए लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेही होती है। लोग लेजिस्लेचर को चुनते हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव को नहीं चुनते। इंडिया और कनाडा इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का मुख्य पर्सन होता है और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से अलग होकर काम करती है। इसमें लिखा है कि इस तरह की गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से अलग होकर अपना काम करती है। इस प्रकार की डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट को लोग चुनते हैं। प्रेसिडेंट अपने कामों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होता है। एग्जाम्पल है इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में आगे लिखा है कि बच्चों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि हर डेमोक्रेसी में कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, राइट्स एंड ड्यूटीज। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर देश में डेमोक्रेसी एक ही तरीके से चलती है। डेमोक्रेसी की फीचर्स और काम करने के तरीके यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हर देश में अलग अलग हो सकती हैं।
अलग अलग देशों में डेमोक्रेसी को अलग तरीके से अपनाया जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोग डिसीजन मेकिंग में कैसे भाग लेते हैं और पॉलिटिकल पावर किस तरीके से बटी हुई होती है। जैसा कि आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, डेमोक्रेसी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। कुछ जगह लोग सीधे फैसले में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि कुछ जगह वे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो उनकी ओर से फैसले लेते हैं। स्कूल एग्जाम्पल बॉक्स। बच्चों, अब चैप्टर का एक स्कूल का एग्जाम्पल दे रहा है। मान लीजिए कि आपके स्कूल में यूथ फॉर डेमोक्रेसी फेस्टिवल मनाया जा रहा है। अलग अलग देशों के स्टूडेंट काउंसिल्स आपके स्कूल में आए हैं। हर टीम अपने स्कूल में डेमोक्रेसी चलाने का अलग तरीका बताती है। इन एग्जाम्पलों से हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी अलग अलग तरीके से कैसे काम कर सकती है। इमेजिन कीजिए कि आपके स्कूल में यूथ फॉर डेमोक्रेसी फेस्टिवल मनाया जा रहा है। अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स काउंसिल्स आपके स्कूल्स में आई हैं। हर स्टूडेंट काउंसिल अपने तरीके से काम करती है, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया के अलग अलग देशों में डेमोक्रेसी अलग अलग तरीके से चलती है। अब देखते हैं कि हम इन सभी टर्म्स में से क्या सीख सकते हैं। ये एग्जाम्पल बताते हैं कि अलग अलग सिस्टम्स में पावर किस तरह बांटी जाती है और फैसलों में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, कौन कौन भाग लेते हैं, और चेक्स एंड बैलेंस की सिस्टम है या नहीं, यह अलग अलग हो सकता है। टीम ए। अब हम टीम ए के स्कूल में डेमोक्रेसी कैसे काम करती है ये समझते हैं। इस स्कूल में सभी स्टूडेंट एक जगह इकट्ठा होते हैं और साल में एक बार अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के पास बहुत कम पावर होती है। जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है, जैसे कैंटीन का मेन्यू तय करना, तब सभी स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठा होते हैं और बैलेट पेपर के द्वारा वोटिंग करके फैसला लेते हैं। टीम बी। अब देखते हैं कि टीम बी के स्कूल्स में डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। इस स्कूल में हर साल इलेक्शंस कराई जाती हैं। हर क्लास अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, फिर वही रिप्रेजेंटेटिव मिलकर स्टूडेंट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट का चुनाव करती है। इसके बाद प्रेसिडेंट और रिप्रेजेंटेटिव मिलकर सभी इंपॉर्टेंट फैसले लेते हैं। नेक्स्ट, टीम सी। अब समझते हैं कि टीम सी के स्कूल्स में डेमोक्रेसी कैसे चलती है। इस स्कूल में स्टूडेंट्स सीधे वोट देकर स्कूल प्रेसिडेंट और काउंसिल्स के मेंबर्स दोनों को चुनते हैं। यहां प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स काउंसिल का हेड भी होता है और चीफ डिसीजन मेकर भी होता है। नेक्स्ट है टीम डी। अब देखते हैं कि टीम डी के स्कूल में डेमोक्रेसी कैसे चलती है। इस स्कूल में इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ चुने हुए कैंडिडेट्स को ही चुनाव लड़ने की अनुमति होती है। इस सिस्टम में स्कूल प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होती है। यहाँ स्टूडेंट काउंसिल तो होती है, लेकिन उसके पास बहुत कम अथॉरिटी होती है। साथ ही अपोजिशन की आवाज़ कमज़ोर होती है या उसे बढ़ावा नहीं दिया जाता। नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स एक्सप्लोर। बच्चों, इस एक्टिविटी में हमें 6.5 में दिए गए 4 टीम्स ए, बी, सी और डी में से अपनी सबसे अच्छी टीम चुननी है और बताना है कि हमने वही टीम क्यों चुनी। नेक्स्ट, एक टेबल दिया गया है। बच्चों, अब इस टेबल में बताया गया है कि दुनिया के अलग अलग देशों में डेमोक्रेसी किस तरह की है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं और उनकी की फीचर्स क्या हैं। आइए अब इसे एक एक कंट्री के अनुसार समझते हैं। फर्स्ट, इंडिया। इंडिया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मतलब इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो उनकी ओर से गवर्नमेंट चलाती हैं। इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की व्यवस्था है।
इंडिया में एग्जीक्यूटिव पावर यानी गवर्नमेंट चलाने की शक्ति काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है और इनके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इंडिया में प्रेसिडेंट देश के हेड ऑफ स्टेट होती हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। इंडिया की कुछ की फीचर्स ये हैं। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी यानी कई पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका यानी संविधान। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें दिए गए हैं और फेडरलिज्म की व्यवस्था भी है इसमें। तो चलो पहले फेडरलिज्म के बारे में समझ लेते हैं। फेडरलिज्म का मतलब है कि गवर्नमेंट की पावर को सेंटर और स्टेट के बीच बांट दिया जाता है। जैसे यहां डेफिनेशन लिखी है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज एक्सप्रेस इन द सेंट्रल स्टेट एंड concurrent list of the Constitution of India and the residual power remains with central government। मतलब फेडरलिज्म ऐसी गवर्नमेंट सिस्टम है जिसमें पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बांटी जाती है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यह बंटवारा सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के जरिए से किया जाता है, जबकि रेसिडुअल पावर्स यानी जो किसी भी लिस्ट में नहीं है वे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती हैं। फिर से आ जाते हैं उसी टेबल पर। नेक्स्ट कंट्री है इसमें कनाडा। कनाडा में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की व्यवस्था होती है। कनाडा में गवर्नमेंट चलाने की शक्ति प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। कनाडा में गवर्नर जनरल को यूनाइटेड किंगडम के क्राउन द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है। कनाडा में मुख्य विशेष फीचर्स हैं फेडरलिज्म और मल्टी पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, साथ ही यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची भी है, यानी यहाँ मोनार्च भी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी। आगे लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची होने के बावजूद गवर्नमेंट चलाने की शक्ति प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। यूके में मोनार्च देश का हेड ऑफ स्टेट होता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का प्रमुख होता है। मोनार्च यानी राजकीय परिवार, राजशाही परिवार वहां पर है, फिर भी राजशाही परिवार को हेड ऑफ स्टेट घोषित किया जाता है, जबकि गवर्नमेंट चलाने का सारा अधिकार प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट की जगह पर मोनार्च है। यूके की कुछ फीचर्स हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सोवेरेनिटी और मल्टी पार्टी सिस्टम। इसके बाद है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी की व्यवस्था है, यानी लोग कई इंपॉर्टेंट फैसलों में सीधे हिस्सा लेते हैं। स्विट्जरलैंड में गवर्नमेंट चलाने की पावर फेडरल काउंसिल्स के पास होती है। स्विट्जरलैंड में प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का हेड होता है। स्विट्जरलैंड की फीचर्स हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट कंट्री है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, साथ ही यहां प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी की भी व्यवस्था है। यूएसए में गवर्नमेंट चलाने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। यूएसए में प्रेसिडेंट ही गवर्नमेंट का हेड होता है। यूएसए की फीचर्स हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें, और दो मेजर पार्टीज होती हैं, दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। साइड नोट में हमने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ लिया था, अब पढ़ते हैं सोवरेनिटी के बारे में। बच्चों, सोवरेनिटी का मतलब है देश की सुप्रीम शक्ति और आज़ाद अधिकार। लिखा है ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सुप्रेनस मीनिंग सुप्रीम, इट रिफर्स टू द सुप्रीम फाइनल एंड इंडिपेंडेंट लीगल अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट ओवर इट्स टेरिटरी एंड सिटीजन्स। मतलब सोवरेनिटी वर्ड लैटिन के सुप्रेनस वर्ड से बना है, जिसका मतलब है सुप्रीम यानी सर्वोच्च, सबसे शक्तिशाली। इसका मतलब है कि किसी देश के पास अपनी टेरिटरी, अपनी इलाकों या अपनी जगहों और अपने नागरिकों पर सबसे ऊंचा, अंतिम और
आज़ाद कानूनी अधिकार होता है। नेक्स्ट फिर से आया है लेट्स एक्सप्लोर। बच्चों, इस एक्टिविटी में हमें इंडिया के पड़ोसी देश के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। हमें यह भी पता लगाना है कि वहाँ डेमोक्रेसी किस तरह काम करती है, चुनाव होते हैं या नहीं, गवर्नमेंट कैसे बनती है और लोगों को अपनी बात कहने का कितनी आज़ादी है। लिखा है कि चूज एनी टू ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज, मतलब इंडिया के पड़ोसी देशों में से कोई भी 2 देश चुन लीजिए। इनमें आपको देश दिए गए हैं, फिर इनके बारे में जानकारी पता करिए। जैसे सबसे पहले ये पता करना है कि क्या उस देश में रेगुलर चुनाव होते हैं या नहीं। फिर यह पता करना है कि उस देश में गवर्नमेंट का हेड किसे के द्वारा चुना जाता है। इसके बाद यह देखना है कि क्या वहाँ एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं या नहीं। फिर यह समझना है कि वहाँ के लोगों को अपनी राय, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने और गवर्नमेंट की को क्रिटिसाइज करना, यानी उनकी आलोचना करना, उनकी बुराइयों का पता लगाने की आज़ादी है या नहीं। अब आपके ऊपर की सारी जानकारी के आधार पर यह बताना है कि आप उस देश की व्यवस्था को कैसे समझते हैं। साथ ही अपने आंसर का रीज़न भी लिखना है। आखिर में आपको यह भी बताना है कि डेमोक्रेटिक और पार्शियली डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक, ये मतलब कि वह देश इनमें से कौन सा है, डेमोक्रेटिक है, पार्शियली डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट हेडिंग है डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, इंडियाज लिविंग डेमोक्रेसी। बच्चों, इस टॉपिक में हमें भारत की डेमोक्रेसी की कुछ स्पेशल फीचर्स बताई गई हैं जो दिखाती हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश क्यों है। डोंट मिस आउट, इसमें लिखा है कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड मोर पीपल वोट इन इंडियन इलेक्शंस देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज। मतलब इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक देश है। इंडिया में चुनावों के दौरान इतने लोग वोट देते हैं जितनी कई देशों की पूरी पॉपुलेशन भी नहीं होती। साल 2024 में भारत ने 96.8 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स थे, यानी इतने लोग चुनाव में वोट देने के लिए रजिस्टर्ड थे। नेक्स्ट है ह्यूज रिप्रेजेंटेशन। अब चैप्टर हमें बता रहा है कि इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रिप्रेजेंट करता है। लिखा है ऑन एवरेज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट अबाउट 25 लाख पीपल 2019, यानी एवरेज यानी एक औसत के अनुसार एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी लगभग 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इससे पता चलता है कि इंडिया में डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़े लार्ज स्केल पर काम करता है। इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन इलेक्शंस की प्रोसेस पूरे देश में सफलतापूर्वक कराई जाती है। इंडिया में इलेक्शंस 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस के साथ साथ अलग अलग लैंग्वेजेस में भी कराई जाती हैं। इलेक्शंस में इलेक्शन सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते वे अपनी पसंद के कैंडिडेट को आसानी से पहचान कर उसे वोट दे सकती हैं। नेक्स्ट है ओवर 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन, यानी भारत में बहुत बड़ी संख्या में पोलिंग स्टेशन बनाए जाती हैं। लिखा है कि more than 1 million polling station including those in remote area such as mountain, forest, desert and island are set up। यानी इंडिया में 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस बनाए जाते हैं, यानी जहां वोट दी जाती है। ये केवल शहरों में नहीं बल्कि पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों और आइलैंड्स में यानी द्वीपों में जैसे दूर दराज के इलाकों में भी बनाए गए हैं। कई बार तो सिर्फ एक ही वोटर की इसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है ताकि हर नागरिक अपना वोट दे सके। नेक्स्ट है थाउजेंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि इंडिया में 2800 से ज़्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। यह इंडिया की सोशल और रीजनल डाइवर्सिटी को दर्शाता है।
साथ ही इससे अलग अलग व्यू पॉइंट्स रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी पीसफुली तरीके से चुनाव में हिस्सा ले सकती हैं और अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकती हैं। आगे दिखाया गया है फिगर 6.6 यूनिक पोलिंग स्टेशन। बच्चों, इस फिगर में इंडिया के कुछ यूनिक पोलिंग स्टेशन दिखाए गए हैं। इनका उद्देश्य यह बताना है कि इंडिया में हर नागरिक को वोट देने का मौका मिले, चाहे वह कितनी भी दूर या कठिन जगहों पर क्यों ना रहता हो। यही इंडिया की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है। बच्चों, अब तक हमने जो फैक्ट्स और फिगर्स पढ़े हैं, यहाँ लिखा है कि बच्चों अब तक हमने जो फैक्ट्स और फिगर पढ़े हैं उनके आधार पर सोचिए कि इंडिया की डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है। यानी इंडिया में इतने बड़े स्तर पर चुनाव करवाना और हर नागरिक तक वोटिंग की सुविधा पहुंचाना हमारी डेमोक्रेसी की ताकत को दिखाता है। आगे लिखा है कि इंडिया की डेमोक्रेसी अपनी बड़ी स्केल यानी बड़ी संख्या में गहराई और सभी लोगों के साथ लेकर चलने की भावना यानी इंक्लूसिवनेस के लिए पूरे दुनिया में अलग पहचान रखती है। इंडिया में लगभग 100 करोड़ वोटर्स हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का चुनाव में भाग लेना दुनिया में अपनी तरह का एक अनोखा अनपैरेलल्ड एग्जाम्पल है। इतनी बड़ी वोटर लिस्ट केवल इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन को ही नहीं दिखाता, बल्कि यह भी बताती है कि इंडिया की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन देश के हर कोने तक पहुंचती है। आगे लिखा है कि इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन यानी बड़ी और विविध अलग अलग भाषाओं में बोलने वाली अलग अलग धर्म के लोग के लिए पूरे देश में रेगुलर इलेक्शन कराना आसान काम नहीं है। फिर भी इंडिया यह बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से करवा पाता है। इससे इंडिया की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की मजबूती और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी का पता चलता है। आगे लिखा है कि इंडिया की डेमोक्रेसी को वास्तव में लिविंग डेमोक्रेसी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी है और सिटीजन्स चुनाव की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और यानी अलग अलग सामाजिक और आर्थिक स्तर के लोग रहते हैं। फिर भी सभी एक ही डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत मिलकर वोट देते हैं। इसी कारण इंडिया में इलेक्शंस पूरे देश का कलेक्टिव राष्ट्रीय कार्य बन जाती है। देश के अलग अलग रीजन्स और कम्युनिटीज़ के लोग बैलेट पेपर के जरिए से अपनी राय व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। लोगों की यह कंटिन्यूअस और वाइड स्प्रेड यानी लगातार और बड़े स्तर पर भागीदारी इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी वाला देश बनाती है। सिर्फ पॉपुलेशन के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि यहाँ के लोग गवर्नमेंट बनाने और देश के पब्लिक लाइफ यानी सार्वजनिक जीवन में लगातार भाग लेते हैं। डेमोक्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक है समय पर इलेक्शंस कराना। इन इलेक्शंस के जरिए से लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। इन फीचर्स के बारे में अगले चैप्टर इलेक्शन में और डिटेल में पढ़ाया गया है। आगे लिखा है बच्चों डेमोक्रेसी को अच्छी तरह समझने के लिए केवल वोटिंग के बारे में जानना ही काफ़ी नहीं है। हमें यह भी समझना चाहिए कि सिटीजन्स की डेमोक्रेसी में और भी इम्पोर्टेंट रोल्स होते हैं। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इस बात पर जोर देती है कि सिटीजन्स नागरिक केवल इलेक्शंस में ही वोट ही ना दें, बल्कि पॉलिसीज़ बनाने और गवर्नमेंट के कामों में भाग लेने के लिए भी पार्टिसिपेट करें, उन्हें इनकरेज करें। लोग लोकल काउंसिल, पब्लिक कंसल्टेशन और कम्युनिटी ड्राइवन इनिशिएटिव जैसी प्रोसेस के जरिए से भी डेमोक्रेसी में हिस्सा ले सकती हैं। यानी लोग मिलकर अपनी राय देते हैं और अपने जगहों के विकास में योगदान करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क।
बच्चों, अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश की गवर्नमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करता है। यह हमें बताता है कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट मिलकर कैसे काम करती हैं और लोगों की भागीदारी कैसे इंश्योर की जाती है। इसमें लिखा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक 3 टायर सिस्टम पर काम करता है। इसमें यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट शामिल है। ये तीनों मिलकर देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं और लोगों की डेमोक्रेसी में भागीदारी इंश्योर कराती हैं। इन तीनों गवर्नमेंट लेवल्स के बारे में क्लास 6 और क्लास 8 की सोशल साइंस की बुक में भी पहले पढ़ाया जा चुका है। पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज के अलावा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइबल हेरिटेज यानी आदिवासी परंपराओं और संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ विशेष प्रोविजंस दिए गए हैं। इंडिया के कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए गए हैं। इन काउंसिल्स को लॉ बनाने यानी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी और जुडिशरी अथॉरिटी यानी कुछ न्याय अधिकार भी दिए गए हैं ताकि वे ट्राइबल कस्टम यानी आदिवासी परंपराओं की रक्षा कर सकें। इसके साथ साथ PESA यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 भी लागू किया गया है। यह एक्ट दूसरे राज्यों के ट्राइबल एरियाज में आदिवासी इलाकों में भी लागू होते हैं। इसके द्वारा ग्राम सभा को मुख्य फैसले लेने वाली संस्था, प्राइमरी डिसीजन मेकिंग बॉडी बनाया गया है। इस तरह यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच पावर का बैलेंस बनाकर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का संविधान पूरे देश के लिए एक मजबूत और एकजुट व्यवस्था देता है। साथ ही यह देश के हर कम्युनिटी की अलग अलग डाइवर्स ट्रेडिशन यानी परंपराओं का सम्मान करता है और उन्हीं से अपनी स्ट्रेंथ यानी ताकत भी हासिल करता है। नेक्स्ट, केस स्टडी डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट इन इंडिया। बच्चों, इस केस स्टडी में हम जानेंगे कि इंडिया के गांवों पर यानी ग्रास रूट लेवल यानी इंडिया के गांवों पर डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। यह डेमोक्रेसी केवल वोट देने तक सीमित नहीं होती बल्कि गांव के लोग ग्राम पंचायत के जरिए से विकास के कामों में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए अब इस केस स्टडी को भी आसान भाषा में समझते हैं। लिखा है कि इंडिया के कई गांव यह दिखाती हैं कि डेमोक्रेसी केवल इलेक्शंस तक सीमित नहीं है। गांव के लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी ग्राम पंचायत में पार्टिसिपेट करके भी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाते हैं। अब आगे चैप्टर में एक एग्जाम्पल दिया गया है। इन एग्जाम्पल्स से हम समझेंगे कि गांव की लोकल बॉडीज जैसे ग्राम पंचायत लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में कैसे बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती हैं। फर्स्ट है जेठीपुरा ग्राम पंचायत, ब्लॉक इदार, सबरकांठा, गुजरात। यानी अब हम गुजरात के जेठीपुर ग्राम पंचायत का एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इस एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि लोगों की भागीदारी से गांव का विकास कैसे होता है। लिखा है डेवलपमेंट थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन। इस हेडिंग का मतलब है कि जब लोग मिलकर गांव के विकास के कामों में भाग लेते हैं तब विकास और बेहतर हो जाता है, जब डेवलपमेंट और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। एग्जाम्पल है कि गुजरात की जेठीपुरा ग्राम पंचायत को 2019 में नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उसके एग्जेम्पलरी यानी बेहतरीन काम करने के लिए मिला। इस ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा की मीटिंग सही तरीके से कराई, साथ ही सभी रिकॉर्ड्स को भी अच्छी तरह संभाला। इसके अलावा इसने स्पेशल ग्राम सभा भी आयोजित की ताकि लोग और ज़्यादा अधिक तरीके से भाग ले सकें। इस ग्राम पंचायत ने एजुकेशनल, सैनिटेशन यानी साफ सफाई और वुमेन, साथ ही बच्चों के वेलफेयर यानी उनकी भलाई से जुड़े मुद्दों पर सही तरह से सही कदम, टाइमली एंड एप्रोप्रिएट एक्शन यानी सही समय पर सही कदम उठाए।
इस पंचायत ने महिला सभा भी आयोजित की, साथ ही यह इंश्योर किया कि ग्राम सभा की मीटिंग में पर्याप्त मेंबर्स मौजूद रहें। इन मीटिंग्स में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन सहित समाज के कमजोर वर्गों ने भी पार्टिसिपेट किया। सेकंड है साउथ मनुबंकुल ग्राम पंचायत, रुपईचारी ब्लॉक। मतलब अब चैप्टर हमें त्रिपुरा के साउथ मनुबंकुल ग्राम पंचायत का एग्जाम्पल दे रहा है। यह पंचायत महिलाओं के विकास और उनकी भागीदारी के लिए प्रसिद्ध है। लिखा है वुमेन फ्रेंडली पंचायत। इस हेडिंग का मतलब है कि यह पंचायत महिलाओं के वेलफेयर यानी हित और उनकी भागीदारी का विशेष ध्यान देती है। इसमें लिखा है कि त्रिपुरा की साउथ मनुबंकुल ग्राम पंचायत एक एक्टिव लोकल गवर्नमेंट की तरह काम करती है। इसका मुख्य एम लोगों की, खासकर महिलाओं की जिंदगी को बेहतर बनाना है। यह पंचायत महिलाओं के फैसला लेने में भाग लेने के लिए इनकरेज करती है, प्रमोट करती है। साथ ही हेल्थ, सैनिटेशन और रोजगार, लिवलीहुड यानी रोजगार से जुड़ी सुविधाओं भी उपलब्ध कराती है। यह पंचायत कम्युनिटी प्रोग्राम्स आयोजित करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद करती है और यह इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट स्कीम गांव में सही तरीके से लागू हो। यह पंचायत क्लीनलीनेस यानी साफ सफाई, एजुकेशन और सोशल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी लगातार काम करती है। आगे लिखा है कि वुमेन्स के वेलफेयर और सभी को साथ लेकर डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देने के कारण इस पंचायत को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा नेशनल लेवल पर वुमेन फ्रेंडली पंचायत के रूप में सम्मानित किया गया। इस तरह के एग्जाम्पल्स बताते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी केवल इलेक्शंस में वोट देने तक सीमित नहीं है। जब लोग ग्रास रूट लेवल और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तब डेमोक्रेसी लोगों की ज़रूरतों को बेहतर समझती है, रिस्पॉन्सिव होती है, यानी उनकी बातों को, उनकी राय को ज़्यादा समझ पाती है, इंक्लूसिव यानी सभी को साथ लेकर चलती है, और इफ़ेक्टिव यानी हर स्तर पर अधिक तरीके से प्रभावी बन जाती है। साइड नोट, इसमें कोरम के बारे में लिखा है। कोरम का मतलब है किसी मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स उपस्थित होने चाहिए। अगर मिनिमम नंबर्स में मेंबर्स मीटिंग में उपस्थित ना हो तो उस मीटिंग को मान्य नहीं माना जाता। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव ऐसे ग्रुप्स होती हैं जिनमें लोग मिलकर काम करते हैं और सभी को बराबर लाभ मिलता है। कोऑपरेटिव में लोग एक समान बेनिफिट्स के लिए मिलकर काम करती हैं। इनमें होने वाले लाभ और जिम्मेदारी सभी मेंबर्स के बीच बराबर बांटी जाती है। नेक्स्ट लेट्स एक्सप्लोर। इसमें लिखा है इस एक्टिविटी में हमें अभी जो केस स्टडी पढ़ी है उसी में से ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं जो डेमोक्रेसी की इन फीचर्स को दिखाती हैं। यानी हमें बताना है कि पार्टिसिपेशन, फेयरनेस, पावर और सही बंटवारा और शांति की समस्याओं का समाधान कहाँ कहाँ दिखाई देता है। बच्चों, अब चैप्टर हमें बता रहा है कि डेमोक्रेसी केवल गवर्नमेंट ऑफिस तक सीमित नहीं होती। डेमोक्रेसी की भावना हमें समाज और रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई देती है। इसमें लिखा है कि डेमोक्रेसी हाउएवर इज नॉट लिमिटेड टू फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन डेमोक्रेसी केवल गवर्नमेंट की फॉर्मल यानी आधिकारिक इंस्टीट्यूशन तक सीमित नहीं है। डेमोक्रेसी की स्पिरिट यानी भावना हमारे डेली लाइफ, ये सोशल लाइफ में भी दिखाई देती है। यानी लोग मिलकर फैसले लेते हैं और एक दूसरे की राय का सम्मान करते हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशियो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव एंड ट्रेड यूनियन भी अक्सर डेमोक्रेटिक तरीके से फैसला लेते हैं। यानी ये संस्थाएं आपस में चर्चा करती हैं और सभी की ओपिनियंस, सभी की राय सुनती हैं और फिर मिलकर फैसला लेती हैं।
नेक्स्ट है वुमेन एंड द राइट टू वोट, द इंडिया एक्सपीरियंस। लिखा है कि बच्चों अब इस टॉपिक में हम जानेंगे कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार अलग अलग देशों में कैसे मिला। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि भारत में महिलाओं को यह अधिकार कैसे मिला और उन्हें पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या कदम उठाए। लिखा है इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज वुमेन हैड टू वेज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल टू सिक्योर द राइट टू वोट। यानी कई देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार पाने के लिए बहुत लंबा और कठिन संघर्ष करना पड़ा। ब्रिटेन में महिलाओं को 1928 में पूरी तरह वोट देने का अधिकार मिला, जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वुमेन्स को 1920 में यह अधिकार मिल गया था। लेकिन इसके लिए उन्हें कई सालों तक प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स चलाने पड़े। इन घटनाओं से पता चलता है कि इन देशों में डेमोक्रेसी धीरे धीरे ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे विकसित हुई। इन कॉन्ट्रास्ट यानी इसके विपरीत इंडिया की सिचुएशन अलग है। इंडिया में वुमेन्स को वोट देने का अधिकार सीधे ग्रांटेड नहीं किया गया। जब 1950 में इंडिया का संविधान लागू हुआ तब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज सभी नागरिकों को दिया गया, यानी पुरुष और महिला दोनों को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वोट देने का समान अधिकार मिला। इंडिया की वुमेन्स को वोट का अधिकार पाने के लिए लंबे समय तक कोर्ट केसेस या प्रोटेस्ट नहीं करने पड़े। लेकिन केवल वोट देने का अधिकार मिल जाना ही यह इंश्योर नहीं करता कि सभी को बराबर भागीदारी भी हो। आज भी कुछ सोशल प्रीजुडिस यानी सामाजिक व्यवहार महिलाओं के सम्मान में रुकावट बने हैं। इसी कारण वुमेन्स की पॉलिटिक्स में एडुकेट यानी पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन अभी भी पूरी तरह नहीं हो पाती। नेक्स्ट है वुमेन्स रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज। यानी अब हम पढ़ेंगे कि लोकल बॉडीज जैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों दिया गया है। इसका एम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। लिखा है कि वुमेन्स का एम्पावरमेंट तभी शुरू होता है जब वे फैसला लेने वाली संस्थाओं डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में के आर्टिकल 243D के अनुसार हर पंचायत में सीधे इलेक्शंस से भरी जाने वाली कुल सीटों में कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं। लेकिन 21 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज ने इसे भी आगे बढ़कर अपने पंचायती राज लॉ में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन का प्रोविज़न दिया है। इसी तरह आर्टिकल 24(3) के अनुसार हर म्यूनिसिपैलिटी में सीधे इलेक्शन से भरी जाने वाली सीटों में कम से कम 1/3 पार्ट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व होती हैं। 2023 तक 17 स्टेट में और 1 यूनियन टेरिटरी में ने अर्बन लोकल बॉडीज में वुमेन्स को 50% रिजर्वेशन दिया है। नेक्स्ट, डोंट मिस आउट। डोंट मिस आउट इस बॉक्स में यह बॉक्स हमें बताता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट कैसे बना और इसे डेमोक्रेसी को कैसे मजबूती मिली। लिखा है राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट 2005 भारत में डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए से बनाया गया, यानी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव और लेजिस्लेशन यानी लॉ मेकिंग प्रोसेस के द्वारा कानून बनाया गया। समय के साथ सिटीजन्स, जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से जुड़े कई मुद्दों को उठाया। इन मुद्दों की जांच पार्लियामेंट्री कमिटीज ने की और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में उन पर विचार किया गया। इन चर्चाओं से यह महसूस होता है कि ऐसा कानून होना चाहिए जिससे सिटीजन्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास मौजूद इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। RTI एक्ट के प्रोविजंस की पहले एक्सपर्ट ग्रुप्स ने जांच की थी।
फिर पार्लियामेंट ने उस पर चर्चा हुई। इसके बाद अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने से सलाह लेकर उसे और बेहतर बनाया गया। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस कानून को आखिरी रूप देने के में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने इसमें नेशनल सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी से जुड़े जरूरी सेफगार्ड्स भी शामिल किए। जब पार्लियामेंट में ने इस कानून को पास कर दिया तब आरटीआई एक्ट 2005 में लागू केम इन फोर्स हो गया। मतलब जब पार्लियामेंट ने इस कानून को पास कर दिया तो अब आरटीआई एक्ट 2005 में लागू हो गया। यह कानून सिटीजन्स को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जानकारी मांगने का अधिकार देता है। इससे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और डेमोक्रेसी और मजबूत होती है। ये एग्जाम्पल्स बताती हैं कि सिविल सोसाइटी और कम्युनिटी इंस्टीट्यूशनल सिटीजन्स और गवर्नमेंट या स्टेट के बीच ब्रिज का काम करती हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL कैंपेन्स और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ये संस्थाएं डेमोक्रेसी को और ज़्यादा इंक्लूसिव और रिस्पॉन्सिव बनाती है। यानी सभी लोगों की भागीदारी बढ़ती है और गवर्नमेंट लोगों की समस्याओं पर बेहतर तरीके से ध्यान देती है। थिंक अबाउट इट। आगे लिखा है कि जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, विलेज इंडिया में ग्रास रूट डेमोक्रेसी की सबसे छोटी यूनिट है। यह रूरल कम्युनिटी को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग लेने का अवसर देती है। चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम जैसे कई इंडियन नेता रूरल बैकग्राउंड यानी ग्रामीण इलाकों से आए थे। उन्होंने गांव के गरीब लोग और समाज के मार्जिनलाइज्ड सेक्शन यानी कमजोर वर्गों के अधिकार के लिए काम किया। अब आपको यह पता लगाना है, आगे लिखा है इसमें एक्टिविटी में, कि अब आपको यह पता लगाना है और क्लास में चर्चा करनी है कि इंडिया के महान नेताओं एमिनेंट इंडियन लीडर्स ने ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या रोल निभाए। इन सभी आंसरों के जवाब, क्वेश्चनों के जवाब आपको आंसर्स वाली वीडियो में मिल जाएंगे। अभी हम चैप्टर को आगे एक्सप्लेन करते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। बच्चों अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि भारत में डेमोक्रेसी को मजबूत बनाए रखने में कौन कौन सी चुनौतियां आई। डेमोक्रेसी केवल इलेक्शंस कराने से मजबूत नहीं बनती, बल्कि इसके लिए सिटीजन्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दोनों को अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभानी पड़ती है। लिखा है इसमें कि डेमोक्रेसी को मजबूत रखने के लिए लगातार ध्यान रखना यानी कॉन्स्टेंट केयर, अवेयरनेस यानी जागरूकता, एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। यह जिम्मेदारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और सिटीजन्स दोनों की होती है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडिया का संविधान सभी नागरिकों को कई इम्पोर्टेंट राइट्स देता है, लेकिन साथ ही यह भी उम्मीद करता है कि लोग इन राइट्स का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी केवल इलेक्शंस तक सीमित नहीं है, यह हमारी बिहेवियर यानी रोजमर्रा का व्यवहार, डिसीजन मेकिंग और सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी दिखाई देती है। अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है या गलत मिस इन्फॉर्मेशन देता है या पब्लिक रूल्स का पालन नहीं करता तो इससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज कमजोर होती हैं। इसी तरह अगर लोग पब्लिक इश्यूज की तरफ ध्यान नहीं देते तो इसका बुरा असर डेमोक्रेसी पर पड़ता है। इंडिया ने रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन बढ़ाने में काफ़ी प्रोग्रेस की है। हालांकि आज भी इंडिया के सामने कई चैलेंजेस हैं, जैसे इलिटरेसी यानी अशिक्षा, मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत जानकारी और इनइक्वालिटी यानी असमानता। आज के समय में फेक न्यूज़ खासकर सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए से एक बड़ी मेजर कंसर्न बन गई है, एक बड़ी समस्या बन गई है। ऐसी गलत जानकारी लोगों की राय को इफेक्ट कर सकती है, इससे कंफ्यूजन फैल सकता है और कभी कभी झगड़े भी हो सकती हैं। पुवर्टी, रीजनलिज्म, जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जैसी समस्याएं भी लोगों की
की इक्वल पार्टिसिपेशन यानी समान भागीदारी में रुकावट पैदा करती हैं। अगर लॉज और गवर्नमेंट पॉलिसी सही तरीके से लागू नहीं होती तो लोगों का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट यानी विश्वास कम हो सकता है। इसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है, इसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं अब। इमरजेंसी। बच्चों अब इस टॉपिक में हम इमरजेंसी 1975 से 1977 के बीच के बारे में पढ़ेंगे। ये इंडिया की डेमोक्रेसी के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। इस दौरान लोगों के कुछ फंडामेंटल राइट्स पर रोक लगा दी गई और डेमोक्रेसी पर इसका बड़ा असर पड़ा। लिखा है कि इंडिया की डेमोक्रेसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती में से एक तब आई जब 1975 से 1977 के बीच इमरजेंसी लागू की गई। 1970 की शुरुआती सालों में 1970 की शुरुआती सालों में या वर्षों में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट से लोगों की नाराजगी बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, इन्फ्लेटेशन यानी महंगाई भी बढ़ रही थी, साथ ही गवर्नमेंट पर मिस गवर्नेंस के आरोप भी लगाए जा रहे थे। इन कारणों से पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगे, विरोध होने लगे। जून 1975 में गवर्नमेंट ने इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी अंदरूनी अशांति का कारण बताते हुए नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी। इमरजेंसी के दौरान ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंडेड यानी उन पर रोक लगा दी गई। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई यानी उन पर भी रोक लगा दी गई और कई पॉलिटिकल लीडर्स और एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। इस समय डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर बहुत दबाव पड़ा, साथ ही सिटीजन्स की फ्रीडम्स नागरिकों की आज़ादी भी सीमित कर दी गई, उन पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मास मूवमेंट को लीड किया। उन्होंने खासकर बिहार और गुजरात में स्टूडेंट्स और लोगों को आंदोलन में भाग लेने के लिए इनकरेज किया। 1977 में इमरजेंसी लिफ्टेड कर दी गई यानी समाप्त कर दी गई। इसके बाद जनरल इलेक्शन कराए गए जिससे लोगों को वोट के जरिए से अपनी इच्छा व्यक्त करने का अवसर मिल गया। चुनाव में रूलिंग गवर्नमेंट की हार ने यह दिखा दिया कि भारत की डेमोक्रेसी मजबूत है। इस घटना से यह भी पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, सिविल लाइबर्टीज और सिटीजन्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पूरे समय ने यह दिखाया कि इंडिया की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में कुछ वल्नरेबिलिटीज़ भी हैं, कुछ कमजोरियां भी हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने रिजाइलेंस यानी मजबूती भी दिखाई और बाद में डेमोक्रेसी फिर से नॉर्मल रूप से काम करने लगी। साइड नोट, इमरजेंसी के बारे में लिखा है आर्टिकल 352, 356 और 350 कि इंडिया के संविधान में आर्टिकल 352 यानी नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी ईमानदारी से निभाए। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में यह भी शामिल है कि हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें, कानून का पालन करें और समाज साथ ही देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। नेक्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड यू। बच्चों अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने में हमारी यानी स्टूडेंट्स और नागरिकों की क्या भूमिका होती है। यानी डेमोक्रेसी केवल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर नागरिक की भी जिम्मेदारी होती है। लिखा है बीइंग वेल इन्फॉर्म इन वन ऑफ द वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ यंग सिटीजन, यानी एक यंग सिटीजन यानी एक नौजवान नागरिक की सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियों में से एक है कि वह सही और पूरी जानकारी रखे।
न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़ प्रोग्राम देखना और इंटरनेट पर जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना हमें नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स की सही जानकारी देता है। जब हमें सही इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम पब्लिक इश्यूज़ पर सही राय बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी वास्तव में कैसे काम करती है और समाज के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस दे सकते हैं। नेशनल सर्विस स्कीम और नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी जैसे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स में सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सोशल अवेयरनेस और डेमोक्रेटिक आइडियाज़ के प्रति सम्मान विकसित हो। नेक्स्ट, कम्युनिटी सर्विस, टीम वर्क और दूसरी ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ के जरिए से आप पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और देश की सेवा, सर्विस टू द नेशन का महत्व सीख सकते हैं। फिर दोबारा से एक एक्टिविटी दी गई है। इन एक्टिविटीज़ के बाद आगे लिखा है कि डेमोक्रेसी इज नॉट मेरली अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस शेप्ड बाय इंस्टीट्यूशन एंड एक्टिव सिटीजनशिप। यानी डेमोक्रेसी केवल गवर्नमेंट की एक व्यवस्था नहीं है, यह एक लगातार चलने वाली कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो इंस्टीट्यूशंस और एक्टिव सिटीजन्स मिलकर मजबूत बनाते हैं। स्टार्टिंग में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के विचार थे, शुरुआत में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के विचार थे, आज वे डेवलप होकर मॉडर्न रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशन का यानी संविधान का हिस्सा बन गए हैं। इनका एम यह इंश्योर करना है कि पावर का इस्तेमाल हमेशा अकाउंटेबिलिटी के साथ हो। आगे लिखा है कि इंडिया की डेमोक्रेसी अपनी बड़ी पॉपुलेशन स्केल, डाइवर्सिटी और रिजाइलेंस यानी मजबूती के कारण पूरी दुनिया में अलग पहचान रखती है। इंडिया की डेमोक्रेसी इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और सिटीजन्स के रोजमर्रा के अच्छे व्यवहार यानी सिविक प्रैक्टिसेस के जरिए से चलती है। हालांकि आज भी कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन सिटीजन्स की लगातार पार्टिसिपेशन और डेमोक्रेटिक रूल्स का सम्मान इंडिया की डेमोक्रेसी को मजबूत और जीवित बनाए रखते हैं। आखिर में लिखा है कि आखिर में किसी भी डेमोक्रेसी की असली ताकत केवल उसके इंस्टीट्यूशंस और लॉज पर नहीं होती, बल्कि उन इन्फॉर्म्ड यानी जागरूक और रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार नागरिकों पर होती है जो समाज को बेहतर बनाने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज की ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, साथ ही इसके शॉर्ट नोट्स भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।